ये जो 35 इन्होंने इस्तीफे कबूल किए हैं फौरी तौर पर, इसकी वजह रन ऑफ द इलेक्शन में अपने आप को सिक्योर करना था या कोई और वजह भी थी? 35 पंक्चर लगाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। ये मजबूरी का जो है वो फैसला लगता है। नजर आता है कि इमरान खान साहब का डर है कि जनाब अगर ये ना हो कि इमरान खान साहब अगर आ गए यहाँ पे एतमाद का वोट लेने का ना कह दें, तो मेरा ख्याल में मजबूरी और डर का फैसला है जिसकी वजह से सब कुछ किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब की बात आती है तो इवन मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत सी डेट्स दी कि इस डेट को मियां साहब वापस आ जाएंगे, फिर मुख्तलिफ लोगों ने भी डेट्स दी। अभी भी कुछ इस तरह की डेट्स जो है वो सर्कुलेट कर रही है। कोई कह रहा है 22 जनवरी को आएंगे, कोई कह रहा है शायद नहीं आएंगे। मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है इस बात के ऊपर। शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो कोई जादू की छड़ी जो है वो हिलाएंगे और उसके बाद हमारे सारे फॉर्च्यून जो है वो ओवरटर्न हो जाएंगे। आई थिंक ये उसको बहुत हाईली ओवररेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग की तरफ देखेगा या फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगा नाम सिलेक्शन में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बड़ी सीट है जो एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर जो है वो अप्रूव हो सकती है या कोई उसके ऊपर आके बैठ सकता है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और आज ख़ुसूसी तौर पर मंसूर अली ख़ान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, नोन एंकर हैं माशाल्लाह। वो हमारे साथ हैं और मौजू पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, पंजाब में जो मामलात हैं, कराची में जो मामलात हैं, एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, PDM की पॉलिटिक्स, तहरीक इंसाफ में इमरान खान किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, इन सारे मसाइल पर बात। और बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने टाइम निकाला और हमें आज आपने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मेरी जो आपसे जो आगाज़ है, आप ज़ाहिर है लाहौर में बैठे हुए हैं, नून लीग से भी आपके रवाबत हैं, PTI वालों से भी हैं। ये बयान फरमाइए, ये जो 35 इन्होंने इस्तीफ़े कबूल किए हैं फौरी तौर पर, इसकी वजह रन ऑफ द इलेक्शन में अपने आप को सिक्योर करना था या कोई और वजह भी थी? सभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। इट्स एन ऑनर टू सिट विद यू इन द सेम शो। बड़े पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हुई हैं। एक ज़माने में एक चैनल में इकट्ठे काम करते थे, अब दोबारा आपके साथ बैठने का मौका मिला है। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने ये जो 35 इस्तीफ़ों की बात की, ज़ाहिर बात है 35 पंक्चर लगाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। और स्पीकर साहब पहले तो हमें ये बताते रहे कि जनाब कानूनी और आइनी तौर पे जो है वो सारी चीज़ें जो है जब तक चेकलिस्ट पूरी नहीं होगी तब तक ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा सकते। लेकिन उसके बाद सडनली कल रात को जो है ये अनाउंस कर दिया गया कि जनाब ये 35 इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए गए हैं, एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और उस प्रोसेस के बारे में जिसके बारे में वो इतने टची थे कि जनाब मैं सबको एक एक करके बुलाऊंगा, वेरीफाई करूंगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं इस्तीफ़ों को नहीं मानूंगा। तो ये मजबूरी का जो है वो फैसला लगता है। नज़र आता है कि इमरान खान साहब का डर है कि जनाब अगर ये ना हो कि इमरान खान साहब अगर आ गए यहाँ पे तो उसके बाद क्या होगा, कहीं तरीके तो एतमाद ना ले आए, एतमाद का वोट लेने का ना कह दें। तो मेरा ख्याल में मजबूरी और डर का फैसला है जिसकी वजह से सब कुछ किया गया। अच्छा, कहाँ तक ये फिर डर जो है इनको लेके जाएगा? कुछ लोग आज ये कह रहे हैं, मैं शायद खाकान अब्बासी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर हालात ख़राब हों तो इनमें तोसी की जा सकती है असम्बलीज़ में। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि ये 1 साल बढ़ाना चाहते हैं मरदमशुमारी के नाम पर। है कुछ ऐसा या ये इधर फियर हैं PTI के? अच्छा, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये चैटर ज़रूर है, ये हकीकत है। मेरी मुख्तलिफ सर्कल्स में जो बात हुई है ये फ़िलहाल चैटर के अंदर ही मैं इसको कंसिडर करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हतमी फ़ैसला कर लिया गया है या यही प्लान है इनका। अलबत्ता कुछ सर्कल्स के अंदर ये हकीकत है कि मतलब जिस तरह आप 2 लोग बैठते हैं ना तो वो ये डिस्कशन होती है, अगर हम इस तो ये अभी मामला जो है वो उसी गुफ्तो शनीद और उसी चैटर और उसी गॉसिप की हद तक है। फ़ैसला तो कोई नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल में अगर ये कोई फ़ैसला करने की, इस किस्म का फ़ैसला करने की कोशिश की गई तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑलरेडी जो स्टेप्स हैं पंजाब के अंदर, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब को हटाने की कोशिश की गई और वो पूरा का पूरा वो जो प्रोजेक्ट था वो बैकफायर हो गया। तो और उसके बाद ये 35 इस्तीफ़ों को कबूल करने का जिस तरीके से कबूल किए गए वो एक बैकफायर होगा।
तो इसी तरह अगर इन इलेक्शंस को डिले करने का कोई प्लान अगर बना, चाहे वो पंजाब के अंदर हो या वफाक के अंदर हो, तो मेरा ख्याल में मौजूदा हुकूमत के लिए ये भी बैकफायर करेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी बेवकूफ़ी वो नहीं करेंगे। क्या ख्याल है आपका, जो पंजाब प्रोजेक्ट है वो बैकफायर क्यों हुआ? जो नून लीग के जो लोग हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, कुछ सहाफ़ियों से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि ये तो बिल्कुल वजारतें भी बांट ली गई थी और किसी तरह से भी ये इनको कोई इस किस्म के खदशात नहीं थे कि ये प्रोजेक्ट बैकफायर होगा या ये परवेज़ इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब होंगे। सभी साहब, इनका बेसिकली जो प्लान, जो मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि इनको 14 लोगों की कंफर्मेशंस थी कि जी 14 लोग जो है ना वो या तो उस दिन गैर हाजिर हो जाएंगे या कुछ ना कुछ तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो इत्तेहाद है, इनके 14 लोग वहाँ पे नहीं होंगे। उसके बाद जिस तरह वक्त आगे चलता गया तो ये 14 से 9 हो गए कि जनाब 9 लोग तो कन्फर्म हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो शख्स मुस्लिम लीग नून के अंदर इन 14 या 9 लोगों के बारे में बता रहा था कि जनाब वो नहीं होंगे या वो नहीं आएंगे, उनसे जब ये बार बार कहा जाता था कि बताइए तो सही वो 9 लोग कौन से हैं, उनसे मुलाकातें तो करवाएं, उनके चेहरे तो दिखाएं, उनके नाम तो शेयर करें, तो नाम नहीं शेयर किए जाते थे। और अल्टीमेटली करते 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 जिस दिन परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट हासिल किया, तब तक भी पार्टी के अंदर से उनसे बार बार ये कहा गया कि भाई बताएं तो सही वो कहाँ हैं वो 9 लोग। लेकिन उसके बाद 9 बजे तक, मेरे ख्याल में 9-10 बजे तक, जब इनको खुद भी आइडिया हो गया कि गिनती पूरी हो चुकी है, तब तक ये दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। तब दे हैड ऑलरेडी नोन कि दिस इज़ अ लॉस्ट बैटल नाउ। तो जिसे कहते हैं ना हाथ हो गया, तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के साथ जो है पंजाब के अंदर हाथ हो गया और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट जो सामने आया। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट से तवक्को कर रहे थे? वो जो साहब थे, आपका क्या ख्याल है, खुद से बातें बना रहे थे या पीछे से कोई उन्हें कहा भी जा रहा था कि हमने ये भी तोड़ लिया, ये भी तोड़ लिया? क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल होता तो इतना आसान नहीं था परवेज़ इलाही साहब के लिए एतमाद का वोट लेना। अच्छा समी साहब, इसमें मैं ये कंफर्म तो नहीं कह सकता कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था या नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे इस किस्म के कैरेक्टर्स हमेशा हर सियासी जमात के अंदर होते हैं जो अपने आप को ये ज़रूर शो कराते हैं कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन लिंक हैं, हमारे राब्ते चल रहे हैं, चाहे राब्ते हों या ना हों। कुछ कभी कभार खुद अपनी मर्ज़ी से भी एक प्लान बना के जो है वो सामने पेश कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके उस तरह राब्ते होते नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये शख्स जिस शख्स ने ये सारा प्लान बना के दिया था कि हाँ जी हमारे साथ 9 लोग हैं या 14 लोग हैं, वो क्लेम यही कर रहा था कि हाँ जी मेरी उधर भी बात हुई हुई है, सब कुछ ठीक है, प्लान के मुताबिक है। लेकिन फिर गालबन या तो वो शख्स झूठ बोल रहा था या जिसने उसको ये लारा लप्पा दिया हुआ था, मेरे ख्याल में वो हाथ कर गया उनके साथ। वो कर गया। अलीना, आप कोई सवाल मंसूर से? मंसूर से मैं ये सवाल करना चाहूँगी। मंसूर, देखें जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की बात आती है तो इवन मरियम नवाज साहिबा ने भी बहुत सी डेट्स दी कि इस डेट को मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, फिर मुख्तलिफ लोगों ने भी डेट्स दी। अभी भी कुछ इस तरह की डेट्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। कोई कह रहा है 22 जनवरी को आएंगे, कोई कह रहा है शायद नहीं आएंगे। आपका क्या कहना है, क्या नून लीग की सियासत के लिए ज़रूरी है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आएँ और अपनी जगह संभालें? अच्छा, मैं इसको, मेरा ज़रा एक अनपॉपुलर ओपिनियन है इस मामले के ऊपर। मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है इस बात के ऊपर कि जनाब नवाज शरीफ साहब बस वापस आ जाएं। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो कोई जादू की छड़ी जो है वो हिलाएंगे और उसके बाद हमारे सारे फॉर्च्यून जो हैं वो ओवरटर्न हो जाएंगे। आई थिंक ये इसको बहुत हाईली ओवररेट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो कंडीशन इस वक्त है, ख़ास तौर पे महंगाई की सूरत हाल अगर आप देखें, इकॉनमी की सूरत हाल आप देखें, नवाज शरीफ साहब क्या कर लेंगे? नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे तो मेरे ख्याल में तो लोगों को शायद ये भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाए उनके ऊपर। तो ये तो हकीकत है, साल 1.5 साल हो चुका है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हर महीने ही तकरीबन हमें डेटे देते रहे, बस ये अगले महीने आने वाले हैं, आप देखिएगा बस ये पहुँचने वाले हैं। तो आखिरी जो मेरी इतलात मिली है मुझे मुस्लिम लीग नून के कैंप से वो यही है कि मरियम नवाज़ वापस आ रही हैं। जो अब आती हैं कि नहीं आती है तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट से दैट, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि शी विल कम बैक। वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगी, परेड ग्राउंड के ऊपर जलसे का उनका प्रोग्राम है और टारगेट्स दिए जा रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लीडरों को कि जनाब कम अज़ कम हमने 1-1.5 लाख बंदा जो है बाहर निकालना है, जो कि मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें कामयाब हो सकती है। अच्छा, अभी पंजाब में केयर टेकर्स के हवाले से चल रही है गुफ्तगू। जो नाम PTI की तरफ से आए, नासिर महमूद खोसा, अहमद नवाज सखेरा, नसीर साहब, बड़े एक रीज़नेबल नाम है, कोई ऐसी छाप नहीं है इनमें से कि जो उन्हीं के लोग हों। लेकिन हम दूसरी तरफ जो नून लीग ने नाम दिया है, मोहसिन नकवी साहब, मैं काम कर चुका हूँ उनके चैनल में, उनकी जो वाबस्तगी है वो सबको पता है। फिर आहद चीमा साहब, बड़े नॉन सीरियस से मतलब अप्रोच है।
या वो ये समझते हैं नून लीग वाले के क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और उनके ताल्लुकात उनके साथ हैं तो उनकी मर्ज़ी का नाम पिक हो जाएगा, ये सोच है उनकी? या आप समझते हैं कि अगर ये इलेक्शन कमीशन के पास जब जाएगा तो उसमें कोई सरप्राइजेस भी आ सकते हैं नाम की सिलेक्शन में? सभी साहब, आपका जो शक है वो मैं भी उसके साथ ही काफ़ी हद तक खड़ा हूँ। मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून भी शायद यही चाहती है कि मामला जो है वो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक ही जाए। और ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब का जो नाम है, हम सब जानते हैं कि उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़े अच्छे मरासिम हैं, तो दोनों इत्तेहादी पंजाब के अंदर यही चाहते होंगे कि मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि अभी जब पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी कमेटी के अंदर जब ये डिस्कशन शुरू होगी, जो अगले 2 दिन का जो टाइम है, तो उसके अंदर इन नामों की तब्दीली भी हो सकती है। ये भी राइट उनके पास मौजूद है। सो द डोर्स आर स्टिल ओपन। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है, मुझे नहीं लगता कि ये पार्लिमानी कमेटी कोई फैसला कर पाएगी। अल्टीमेटली बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाएगी। अच्छा, मैं एक अब ये सवाल है मेरा, आपकी जो इसमें क्या सोच है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की तरफ देखेगा या फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगा नाम सिलेक्शन में? सर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बड़ी सीट है जो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर जो है वो अप्रूव हो सकती है या कोई उसके ऊपर आके बैठ सकता है? मैं सियासत क्या, मैं तो सहाफ़त के अंदर बहुत बड़े बड़े नामों के बारे में भी यही कहूँगा कि जब तक उनकी भी अप्रूवल नहीं होती तो वो सहाफ़त की कुर्सी के ऊपर भी नहीं आके बैठ सकते। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ये समझता है कि उनकी अप्रूवल नहीं होगी तो मेरे ख्याल में दैट पर्सन इज़ आइदर वेरी इनोसेंट और वेरी नाइव कि अगर वो ये समझे। सो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली उनका कोई ना कोई अमल दखल तो ज़रूर होगा। अच्छा, इसमें फिर अब एक बड़ा अहम ये नुक्ता है, मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनकी जो गुफ्तगू है, कुछ लोगों की गुफ्तगू, आई एम प्रिवी टू सम कन्वर्सेशंस, वो कहते हैं कि ये हमारे साथ भी ये हाथ है। अभी आप देखें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का एक ट्वीट था, ये चीचकज़दा जमहूरियत, यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, ख़ानदानी सियासत, बाकी चीज़ें तो उन्होंने बस वो चटनी और सलाद के तौर पर की थी ऐड, उसमें असल वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कह रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद इस वक्त अब ये समझ रही है नून लीग के हमारे साथ जो कमिटमेंट्स हुई थी हमें उसमें अबैंडन कर दिया गया। देखिए, मेरे ख्याल में ये इट्सेल्फ अगर आप ये देखें ना, ये इस नोशन के ऊपर अगर हम बैठ के बात करेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवे किए जाएंगे, जनाब आपने जो हमें कमिटमेंट्स की थी हमारे साथ पूरी नहीं की, तो जब आप एक्चुअली इसका रोना धोना रोते हैं या अगर आप इसके ऊपर गिरिया करते हैं तो ये आप खुद वो जो वोट को इज्जत दो का नारा है ना, आप उसको पैक करके खुद उसकी कब्र खोद के उसके अंदर दफना देते हैं जब आप इस किस्म के जो है वो अपनी तावीलें देते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ हाथ कर दिया। ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है एक बहुत बड़ा कैंप ये समझता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के सहारे के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी हो गए और भी कई ऐसे नाम हैं जो मैं जानता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं भी ये खबर भी आपको दे दूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं कि भाई अगर इसी तरह सियासत चलानी है, अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के सियासत ही करनी है तो फिर हमें ज़रा आप माफ़ी करें, हम जो है फिर अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और ही सोच लेंगे। तो ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून को अभी अपना बयानिया उनको खुद नहीं समझ आ रहा। मरियम नवाज़ अगर जब वापस आती हैं, आके जलसे वगैरह करती हैं, बयानिया क्या बनेगा, क्या करेंगे, किसको पंचिंग बैग बनाएंगे, किस चीज़ के ऊपर जो है टारगेट करेंगे? जब आप अपोजिशन में थे तब आप वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके चलते थे, अब तो आप हुकूमत में हैं। अब हुकूमत में बैठ के आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी है, जो डॉलर के जो हाल है, एलसीज खुल नहीं रही, कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है। कारोबारी तबके ने आज जो गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात की है, वहाँ पे एक बेचारा वो जो सरमायाकार था वो तो रो पड़ा वहाँ पे कि भाईजान मैं 350 बंदा ऑलरेडी फैक्ट्री से निकाल चुका हूँ, 100 मुझे और कहा गया निकालने के लिए, तो मैं किधर खड़ा हूँ? तो बयानिया क्या बनाना है आपने? तो मुस्लिम लीग नून इस हवाले से बहुत डिवाइडेड, बहुत फ्रैक्चर्ड इस वक्त नज़र आ रही है और मुझे नहीं पता कि अगले आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर वो किस किस्म का बयानिया बना के लोगों को बेचेंगे। अच्छा, मैं आपको भी एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। कैप्टन सफदर साहब दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, कुछ उनकी गुफ्तगू सुने तो एक लगता है कि ये बयानिया कौन सा बनाने जा रहे हैं, किन लोगों को टारगेट करेंगे। ज़रा आइए आपको सुनवाते हैं। ये गुफ्तगू सुनिए आपने, जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार साहब और अदलिया, ये बयानिया कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ट्रेलर चलाया है सफदर साहब ने। जी बिल्कुल समी साहब, यही प्लान है। और अगर आज हमारे ही फॉर्मर कॉलीग हैं मुर्तज़ा अली शाह, उनकी स्टोरी जंग के अंदर छपी हुई है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है
कि जी 4-5 मुख्तलिफ लोगों को जो है वो टारगेट करके बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इमरान खान साहब तो ऑब्वियसली, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साहब, इन लोगों को जो है वो टारगेट करके अपना अगला बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। बाजवा साहब के बारे में वैसे कैप्टन साहब बात कर रहे थे, बाजवा साहब के बड़े साहबजादे की एक्चुअली दुबई के अंदर जो है वो सर्जरी हो रही है, जिसकी वजह से वो अभी तक वापस नहीं आ सके और ये कल ये सर्जरी हुई है और अभी तक जनरल बाजवा का वापस आने का प्लान वैसे 21 का है। तो अब पता नहीं इस सारी सूरत हाल के बाद जब उनको पता लगता है कि मुस्लिम लीग नून भी अब उनको टारगेट करने का इरादा रखती है तो उसके बाद वो वापस आते हैं या नहीं आते, लेकिन फ़िलहाल प्लान उनका यही है। दूसरी बात ये भी मैं आपको ख़बर एक शेयर कर दूँ, ये शायद आज तक पहले मैंने मीडिया के ऊपर देखी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये खबर बता सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म जब थे, बल्कि हैं, जनरल बाजवा जब 29 तारीख को रिटायर हुए थे ना, तो उसके बाद भी जनरल बाजवा की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो चुकी है और उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो चुकी है। तो ये जो नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं या नहीं होते, ये भी अभी हमें देखना होगा कि आने वाले हफ्तों के अंदर क्या होता है। अच्छा, जनरल बाजवा साहब के हवाले से मैं आपसे ज़रूर गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि इस हवाले से भी बड़ी आपके जो वीलॉग्स हैं उन्होंने बड़ा स्पार्क किया, बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई, लोगों ने बड़ी बात की, तो वो मैं बाजवा साहब के हवाले से ज़रूर आपसे बात करता हूँ। लेकिन एक अभी जो सवाल, क्योंकि आपने ये जो कहा कि बहुत सारी लीडरशिप जो है नून लीग की वो भी एक पूरे उस पर बॉर्डर लाइन पर आई हुई है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो सोच रहे हैं पार्टी को छोड़ना। आज बाकायदा सर्टिफाइड अकाउंट है नियो टीवी का, वहाँ पर ये खबर आई ज़राए के हवाले से, तो ये कोई ब्लैकमेलिंग है या आप समझते हैं वाकई शायद खाकान अब्बासी भी कर रहे हैं वो काफ़ी लोगों से कराची में बैठ के, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले जो नियो टीवी के ऊपर जो खबर आई है उसमें तो उन्होंने एक्चुअली आरिफ हमीद भट्टी साहब को कोट किया हुआ है। सो नियो टीवी के अपने सोर्सेज नहीं है, उन्होंने आरिफ हमीद भट्टी साहब के कंधे के ऊपर रख के जो है पिस्तौल चलाई है, उनके अपने सोर्सेज से ये खबर नहीं उन्होंने दी, क्योंकि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने मोस्ट प्रॉब्ली कहीं पे ये बात कही है तो उनको कोट किया गया। लेकिन दूसरी बात ये एक्चुअली मामला क्या है वो मैंने अपने एक वीलॉग में 2-3 दिन पहले बात बताई थी। ये 14 लोगों का ग्रुप है एक, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी शामिल हैं, जिसमें और भी ये जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के गए हैं, नाम मेरे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इसके साथ साथ और भी शेख वकास अकरम, ये 3 नाम तो मैं आपको बता सकता हूँ। लश्करी रेसानी भी उसके अंदर शामिल हैं, होती साहब हैं केपी से, वो शामिल हैं। तो ये लोग कुछ 14 लोगों का ग्रुप है, एक कोर ग्रुप। ये लोग बेसिकली अभी गुफ्तो-शुनीद कर रहे हैं कि क्या एक नई सियासी जमात बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और इसके अंदर ये उन एलिमेंट्स को टारगेट करने लगे हैं जो तमाम सियासी जमातों में अक्रॉस द बोर्ड, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जो लोग अपनी पार्टियों से खुश नहीं हैं, उनको ये लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद अगर इनको लगता है कि एक साइजेबल नंबर के तौर पे ये एक बड़ा मजमा इकट्ठा कर सकते हैं तो फिर हो सकता है ये एक सियासी जमात जो है उसको लॉन्च करें। इस सिलसिले में ये अभी कॉन्फ्रेंसेस करने लगे हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स करने लगे हैं। सबसे पहला सेमिनार कोयटा में हो रहा है, उसके बाद पेशावर, फिर इस्लामाबाद और लाहौर। तो इस तरह ये सेमिनार्स भी मुनक्किद करने लगे हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल एक्चुअली इसको ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम डाला था, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी जो है वो ज़्यादा शुरू हो गई। एक्चुअली बैकग्राउंड जो है स्टोरी का ये है। ठीक है मंसूर, हमारे साथ ही रहिए। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा है, बहुत अहम और भी बातें हैं। आपने ये भी जिक्र किया कि कुछ सहाफ़ी हैं जिनकी कब्रें खोदी जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे, और बाजवा साहब के हवाले से भी, और फिर मरियम नवाज़ और जो हमज़ा शहबाज की कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मंसूर अली ख़ान हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर उनका हम तज्ज़िया ले रहे हैं कि वो किस नज़र से देखते हैं। जब उनकी गुफ्तगू होती है सियासतदानों से, ऑफ द रिकॉर्ड भी होती होगी, तो क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है। मंसूर, आपने अपने एक वीलॉग में कहा आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात करते हुए कि फिर दोबारा वही सोच, वही लिस्टें, और कुछ आपने तादाद भी बताई। ये ऐसा आपका क्या ख्याल है कि ये इस सारी इन चीज़ों के पीछे कौन हो सकता है? देखिए मेरे ख्याल में समी साहब, ये बेसिकली तो वही ज़हनियत है, वही ताकतें हैं जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी जो है वो सहाफ़ियों को इस तरह टारगेट करती थी, और आज शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी जो है वो सहाफ़ियों को इस तरह टारगेट किया जाता है। आपके अपने मतलब इस ग्रुप के एक सीनियर रिपोर्टर हैं शाहिद असलम, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब उन्होंने
जनरल बाजवा के हवाले से जो तफसीलात निकाली थी असासाजात के हवाले से FBR से, सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लेना, मतलब ये एक सहाफ़ी के साथ किस हद तक बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है कि सिर्फ अपना काम करने की बुनियाद के ऊपर जो है उसको इस तरह गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसके अलावा और भी हमारे कई ऐसे एंकर पर्सन्स हैं। साबिर शाकिर आज पाकिस्तान में नहीं है, अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ हुआ, आपको जो है वो अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। तो मतलब दौर बदल गए, हुकूमतें बदल गई, लेकिन साथियों के साथ जो कुछ पहले दौर में होता था आज भी उसी दौर में हो रहा है। तो ये ज़हनियत जो है मेरा ख्याल में इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। आपकी कभी किसी नून लीग के बड़े आदमी से, वज़ीर-ए-आज़म से, मरियम औरंगज़ेब साहबा से कभी बात हुई? कभी आपने उनसे सवाल किया कि ये सब कुछ क्यों नहीं आप रोक सकते, और ये जब आप अपोजिशन में हैं तो कुछ और सोच है, हुकूमत में आने के बाद कुछ और सोच है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल उनका वही जवाब होता है जो इमरान खान साहब का अब जवाब होता है। जब इमरान खान साहब से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था। इन मौजूदा सियासतदानों से भी जब आप पूछें कि भाई आपके दौर में हो रहा है, हुकूमत आपकी है, तो तब ये लोग भी यही कहते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें नहीं पता ये किस तरह हो रहा है, ये कौन हो रहा है। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि भाई अगर आप इतने लाचार हैं, अगर आप इतने बेबस हैं, इतने कमजोर हैं, तो बराए मेहरबानी ये कुर्सी छोड़ दीजिए। इमरान खान साहब की जो है वो अपना दौर खत्म होने के बाद यही कहते हैं कि जी कुर्सी तो मेरे पास थी लेकिन इख्तियार मेरे पास नहीं था। ये हुक्मरान भी अगर यही बातें करेंगे कि जनाब कुर्सी तो हमारे पास है लेकिन इख्तियार हमारे पास नहीं है, तो ऐसी बेइख्तियार हुकूमत का ये अवाम क्या करे जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, जहाँ पे सहाफियों को इस तरह उठाया जा रहा है, सहाफियों को जो है वो ऑफेयर किया जा रहा है, चैनलों से निकाला जा रहा है। तो वो हालात तो फिर बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन यही होगा कि आप देख लीजिएगा कि जैसे ये हुकूमत खत्म होगी और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने, वैसे तो वो इंटरव्यूज देते नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने दे भी दिया तो वो भी यही जवाब देंगे जो इमरान खान साहब ने दिया कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इस सारी चीज़ के पीछे था ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ इमरान खान साहब उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि मेरी उनसे इस हवाले से बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे कोलिशन की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं समझता हूँ कि मैंने गलती की इक़्तिदार में आने की, और अब वो कहते हैं कि किसी कीमत पर भी मैं इक़्तिदार में नहीं आऊँगा अगर मेरे पास मेजॉरिटी नहीं होगी, अब मैं ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं हूँगा। तो इस वक्त जो शहबाज साहब के पास जो हुकूमत है, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, अरशद शरीफ की जो शहादत थी उसके हवाले से हम देखते हैं कि बहुत ही एक एपैथी है और एक लाताल्लुकी है। कम से कम बहुत कुछ हो सकता था। जिनके पास अरशद ठहरा हुआ था पाकिस्तान में, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अटैच किया जा सकता था, इंटरपोल को कहा जा सकता था, उनको बंदों को पकड़ के लाके उनसे सवाल जवाब हो सकते थे। FIR भी दर्ज नहीं हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हो गई। तो वो जो लोग जिनके ऊपर फैमिली शक का इजहार करती है, भला उनका कोई भी स्टेटस हो, वो कुछ भी हो, लेकिन ये तो डिज़र्व करता है ना, जो जिनके जो वर्सा हैं, कि अगर वो किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन में तो आए। लेकिन ये हुकूमत तो इस हवाले से कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में समी साहब, आपने तो मेरे ख्याल में फिर भी बहुत कम डिमांड की है। जो कुछ भी आपने डिमांड किया है, ये तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। अब तक जो है हमारे भाई था, वो मतलब हमारे बरादरी से ताल्लुक रखता था। आपको ये हम सोच भी किस तरह सकते हैं कि इस मामले को जो है वो हश-वश कर दिया जाए और इसके ऊपर डिस्कशन ना की जाए और इस शख्स को इंसाफ ना मिले, ये किस तरह मुमकिन है। तो मेरा ख्याल में जिस तरह इमरान खान साहब को रेट किया जाता था, उनको एक एजेंसी ने जो है प्रेडेटर ऑफ द मीडिया के तौर पे रेट किया था, शहबाज शरीफ साहब को भी कल के अगर इस तरह की कोई रेटिंग्स आती हैं और अगर इनको रेट ना किया गया तो मेरे ख्याल में बहुत नाइंसाफी होगी। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, मुझे ये नहीं सुनना कि जी हमारे हाथ में नहीं था, हमारे हाथ में ताकत नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या होगा। मैं इसको नहीं मानता। मैं अगर इस पार्लिमानी निजाम पे यकीन रखता हूँ, इस जमहूरियत पे बिलीव रखता हूँ, तो मेरा हाकिम सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वजीर आजम है। मैं सवाल करूंगा तो मुल्क के वजीर आजम से करूंगा। अगर मैंने पहले इमरान खान साहब से किया था तो अब मैं शहबाज शरीफ साहब से ही करूंगा कि हमारा जो भाई था अरशद शरीफ, आखिर उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, उसके खानदान को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। जिस तरह वो FIR कटाना चाहते हैं उस तरह FIR क्यों नहीं कट रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल में हमें भी बतौर सहाफी बरादरी इससे भी ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है और उसके लिए इंसाफ डिमांड करने की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे हुक्मरान बेबस होते हैं, तो मुझे और आपको पता है, एंड विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, हमें पता है कि इसमें जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो आर्मी का रोल रहा है, और वो बिल्कुल उन्होंने किसी को काम करने नहीं दिया, हुकूमतें गिराने में, बनाने में उनका एक बड़ा रोल है। आप जनरल बाजवा के खासे करीब भी हैं,
आप गुफ्तगू कोर्ट भी करते हैं, आपको उनके स्केड्यूल का भी इल्म है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कभी बाजवा साहब से आपने ये सवाल किया या उन्होंने कभी कोई उनको तशवीश नहीं है कि इस मुल्क में पिछले 8 महीने में जो इस मुल्क के इक्तिसादी हालत से हुआ, जो मईशत जिस तरह से बर्बाद हुई, और फिर ये कौमी असम्बली के अंदर जिस तरह कानून साजी के बाद ये अरबों रुपए की जो चोरियां थीं उसके हवाले से लेजिस्लेशन करके उन सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया। कभी कोई उनके जहन में कभी ये ख्याल आया कि ये जो कुछ मैंने किया ये शायद जो वो करना चाहते थे उसके बरक्स हुआ, नतीजा कौम भुगत रही है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो फैक्ट्स हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। पहली बात तो मैंने आज तक कभी जनरल बाजवा को डायरेक्टली कभी कोट नहीं किया। मैंने हमेशा जब भी खबर दी है जनरल बाजवा के सोर्सेज के हवाले से दी है, और मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से भेजे जाते थे उन सोर्सेज को, और उसके बाद उसका मुझे जवाब आता था। क्या रिग्रेट्स हैं या नहीं है, उनके मुताबिक, उन सोर्सेज के मुताबिक जनरल बाजवा का ये मानना है, उनका ये कहना है, ये क्लेम है कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं था। जिस तरह इमरान खान साहब मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि इस रिजीम चेंज के अंदर मेरा कोई अमल दखल था, वो तो ऑब्वियसली ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है वो उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि मेरी हुकूमत अगर गई है तो जनरल बाजवा की वजह से गई है। दोनों साइड्स जो है वो ही सेड वाली बात है, तो ये तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। दूसरी बात ये, जहां तक रिग्रेट्स की बात है, हाँ मेरा ख्याल में उन सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया कि उनको इस बात का बहुत रिग्रेट है कि इमरान खान साहब के 3.5 पौने 4 साल की जो हुकूमत है, जिस तरह उनकी जानिब से उन्हें सपोर्ट किया गया मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज के हवाले से, मुख्तलिफ महाज जो पाकिस्तान ने जिसको फेस किया उस पर जिस तरह उनको सपोर्ट किया गया, शायद इससे ज्यादा बेहतर शख्स के ऊपर अगर एतमाद किया जाता, अगर उसको सपोर्ट किया जाता तो मुल्क के हालात आज यहाँ पे ना होते। लेकिन उनका ये मानना है, उनका ये क्लेम है कि मौजूदा सेटअप के हवाले से उनका किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इमरान खान साहब हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। अच्छा, अब अगर इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है तो उसका फ़ैसला तो लोग करेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि उनके बनाने में और लाने में मेरा कोई रोल नहीं था, तो बतौर आर्मी चीफ उनके पास कोई इस तरह का हक है कि वो कहें कि उसको चीफ मिनिस्टर बनाओ, उसको ना बनाओ, तयनाती ये करो, तकर्री ये करो, और फिर वो कहें रूस जाओ ना जाओ? वो उनकी अपनी जो आइन ने हदूद मुतय्यन की हैं उससे बढ़कर जब वो बात करते हैं तो उनको इस बात का एहसास है कि ये एक सरीहन एक आइन की वायलेशन है, कानून की वायलेशन है, इख्तियारात से तजावज़ है। कोई रिग्रेट या कभी कोई नदामत इस पे, या बस ईगो में और ताकत के नशे में बदमस्त? मेरे ख्याल में ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो, पहली बात तो आईनी और जमहूरी तौर पर जो है वो तो किसी भी आर्मी चीफ का ये हक नहीं होता कि वो ये बैठ के बताए कि जी किसको आपने चीफ मिनिस्टर लगाना है या किसको आपने मिनिस्टर लगाना है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मैं तो बड़ा फर्म बिलीव करता हूं कि अगर आज इमरान खान साहब की सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है, उन्होंने जिस तरह उनके तर्ज हुक्मरानी रहा 3.5 पौने 4 साल, उससे इख्तिलाफ किया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के 11 करोड़ वोटर जो हैं अगर ये फैसला करते हैं कि इस मुल्क का अगला वजीर आज़म इमरान खान होगा, तो फिर वो इमरान खान ही होना चाहिए। उनका किसी गैर जमहूरी तरीके से रास्ता रोकना या उनको अगला वजीर आज़म ना बनने देना सरीहन नाइंसाफी होगी। आप और फॉल्ट्स जो होते हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के अंदर है तो शहबाज शरीफ साहब के अंदर नहीं होंगे या बिलावल भुट्टो में नहीं होंगे। सबके अपने अपने फॉल्ट्स होते हैं। लेकिन ये भी मतलब कहना है जनरल बाजवा के सोर्सेज का कि इमरान खान साहब को जिस तरह सपोर्ट किया गया था 2018 के इलेक्शन से पहले भी, उसके ऊपर भी जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं तो सीधा कहता हूं कि इस सिलसिले में पूरा एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो 2018 के इंतखाबात से लेकर अब तक जितने भी गैर जमहूरी काम हुए हैं सबकी ही तहकीकात की जाए। सबके बारे में पता लगना चाहिए कि किसने कौन से अपने रोल से बाहर निकल के काम किया है, जो उसका दायरा-कार है, आईनी दायरा-कार है, उससे बाहर निकल के अगर जनरल बाजवा ने किया तो उसकी भी तहकीकात हो, अगर इमरान खान साहब ने किया तो उसकी भी तहकीकात हो, और अगर शहबाज शरीफ साहब ने, अगर उन्होंने कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी काम किया, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं जी रिजीम चेंज लाया गया और इन चोरों डाकुओं को लाके हमारे पे मुसल्लत किया गया है, और उसमें अगर अमेरिका का भी हाथ है तो वो भी एक्सपोज होना चाहिए। अवाम तक असलियत और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें डॉन लीक्स को भी देखना चाहिए, उसमें मेमो गेट्स को भी देखना चाहिए, कौन ये सारे लेटर लिख रहा था, किसने ये खबरें छपवाई, उसमें मरियम नवाज का क्या। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये सब वो कैरेक्टर हैं, ये वो किरदार हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, और इनकी अयाशियाँ जारी हैं, और जो सफरिंग है वो पाकिस्तानी कौम की है। अच्छा, मैं एक और इशू की तरफ आता हूँ। ये बयान फरमाइए कि जो नून लीग की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, अब जैसे मरियम नवाज साहबा को बना दिया गया कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो,
और अब ये भी कहा जा रहा है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि सलमान शहबाज को रोल दे दिया जाए, हमज़ा शहबाज जो हैं वो ज़रा पीछे हट जाएं। कुछ ऐसी बात है या सिर्फ ये स्पेकुलेशन है? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर हम मरीम नवाज के केस को हम लोग देखें तो गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन वो हार गई, आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन वो हार गई, 20 जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के अंदर हुए थे उसमें मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसके बाद आपने एक ऐसी शख्सियत को पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया जो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं थी, मतलब पाकिस्तान से बाहर रहते हुए जो है आपने उनको इतना बड़ा ओहदा दे दिया। उसके बाद अगर ये सलमान शहबाज के ऊपर जो है वोटिंग हो रही है कि जनाब सलमान शहबाज को भी अब आपने कोई ओहदा देना है, जबकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर जो है उनका सच कोई किरदार नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको कोई ओहदा दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद मौरूसी सियासत के हवाले से मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो तनकीद की जाती है तो फिर जायज तनकीद की जाती है कि हर जगह आप खानदान के अंदर ही ये सारे ओहदे बांटते हैं। बल्कि पहले भी मतलब शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम थे हैं, और बेटे को उन्होंने बैठ के वजीर आला बनवाने की कोशिश की, ये फिर दोबारा खानदान के अंदर ही सारे ओहदों की बंदरबांट की बात है। तो अगर इस किस्म का कोई अमल होता है और दोबारा सलमान शहबाज को ही लाके आपने कोई ओहदा देना है तो फिर जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के लिए जो तनकीद होगी वो सही तनकीद होगी, ऐसी ही तनकीद होनी चाहिए। और जहां तक हमजा शहबाज का ताल्लुक है, मेरी खबर के मुताबिक वो अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद है, उनकी वालदा की कोई सर्जरी या तो हो चुकी है या होने वाली है जिसकी वजह से वहां पे हैं, लेकिन हमजा शहबाज जो है वो कोई नाराजगी का एलिमेंट भी कोई चल रहा है इस वक्त फैमिली के अंदर, और कोई अमेरिका के अंदर पता नहीं कोई ऐसा कोई वाकया हुआ है मेरी इतलात के मुताबिक जिसकी वजह से कोई फैमिली में आपस में कोई नाराजगी हुई है, जिसकी वजह से ये परवेज इलाही के खिलाफ जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सारा मामला था उसमें हमजा शहबाज आपको नजर ही नहीं आया। आप ये अंदाजा कीजिए कि पंजाब के अंदर जो है ऑपोजिशन एतमाद के वोट के हवाले से पूरी एक मूवमेंट लेके चल रही है और ऑपोजिशन लीडर ही वहां पे मौजूद नहीं है। तो जितनी देर आप इसी तरह पार्टी के अंदर जो है वो अपने खानदान में सारे ओहदे बांटेंगे तो फिर ख्वाजा साद रफीक ने जिस किस्म की ट्वीट की थी, मेरे ख्याल में उनकी ट्वीट जो है फिर काफ़ी हद तक सही लगती है। अच्छा, वैसे बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि ये जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं या अदालतों में पेशियाँ होती हैं तो इन सब की सर्जरियाँ भी होती हैं, इनके अजीज़ व अकारब की सर्जरियाँ, बाजवा साहब के बच्चे की भी सर्जरी है और हमजा शहबाज भी उधर हैं, उनकी वालदा का मामला है, मरियम भी अपनी सर्जरी करवाने के लिए चली गई, आसिफ जरदारी साहब भी अक्सर पता चलता है बीमार हो गए हैं और वो भाग गए हैं बाहर और फिर वापस आ जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं जी अचानक शदीद अलील हो गए हैं, जब भी कोई क्राइसिस आता है किसी से वो बात नहीं करते। अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे, लेकिन कौम को अगर इनसे छुटकारा मिल जाए तो मेरा ख़्याल है वो बड़ी एक विन विन सिचुएशन होगी। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये जो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी मुनीर अहमद खान साहब मुझे बता रहे थे व्हाट्सएप पे कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं चुना, इलेक्शन कमीशन चुनेगा जिसके 5 मेंबर हैं, तो फिर वहाँ पर भी कंसेंसस डेवलप करवाना, और फिर वही बात आ जाती है जो हम कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएं, किसी रिटायर्ड जनरल के पास जाएं तो वो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सियासतदानों के पास जाएं तो वो कहते हैं कर सब कुछ ये रहे थे। क्या लगता है आपको? आखिरी मेरा सवाल है, इलेक्शन कमीशन फिर किसको चुनेगा? तो मेरे ख्याल में मैंने ना सियासत के अंदर सिर्फ एक चीज़ हमेशा जो है वो सीखी है कि इलेक्शन रिजल्ट्स हो, आने वाला वक्त हो, ये सलाहियत जो है ना पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सिर्फ शेख रशीद अहमद के पास ही ये सलाहियत है कि वो बैठ के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देते हैं, और वैसे 90% ऑफ द टाइम्स उनकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो गलत ही होती हैं। सो आई विल नॉट गो दैट फार कि मैं प्रिडिक्ट करूं कि कौन निगरान वज़ीर आला होगा, लेकिन ऑब्वियसली निगाह जो है वो ज़रूर सबके ऊपर होगी, और फेवरेट्स कौन है मेरे ख्याल में वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट किस तरह रोल प्ले करती है या नहीं करती, मेरे ख्याल में हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मंसूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये बड़ी आपने वैलिड बात कही कि सब निगाहें इस पर होंगी कि इलेक्शन कमीशन किसको चुनता है, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये जो सुल्तान सिकंदर साहब हैं, ये जब टाई हो गया, जब फड्डा हो गया अपोजिशन और हुकूमत का, तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे। अब वो किसको नॉमिनेट करते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन, तो ये डिटरमिन करेगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है या फुली पॉलिटिकल है। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।